छात्रों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं और ये 12वीं क्लास है सामान्य अध्ययन की विश्व इतिहास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्वीन शी हुइंग, हुआइन, कैजुएन जोंग अथवा ड्यूंग टेसेंग ये बीजिंग। तो चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है क्वीन शी हुइंग। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, क्वीन राजवंश के क्वीन शी हुइंग 259 से 210 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। चीन की विशाल मिट्टी, चीन की जो दीवार है उसकी मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है। जो चीन की विशाल दीवार है वो मिट्टी और पत्थर के से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए बनवाया गया था। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है, चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? कोटलिन, बीजिंग, शंघाई, ग्वेंजी। तो चीन में निषिद्ध शहर बीजिंग में स्थित है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका। चीन में निषिद्ध शहर बीजिंग शहर में स्थित है। यह शिंग वंश के क्वीन वंश के समय तक एक शाही महल था। इसे वर्ष 1987 में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था? पेट्रा शहर, हागिया सोफिया, माचू पिच्चू, एक्रोपोलिस। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? इन दोनों के आंसर देखिए। पहले का देखिए, तीसरा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? माचू पिच्चू के द्वारा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका में एंड्रीज पर्वतों के बीच बसा इनकाश सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों के बीच बसा इनका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिच्चू 15वीं शताब्दी तक बसा हुआ था। माचू पिच्चू को वर्ष 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। वर्ष 2007 को घोषित विश्व के 7 नए आश्चर्यों में माचू पिच्चू भी एक है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खम्फी पिरामिड, मेनकौर पिरामिड, खुफू पिरामिड, जेनफे पिरामिड। तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है खुम्फू पिरामिड। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका।
विश्व के पिरामिडों का निर्माण तात्कालिक राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। उन राजाओं के शवों को पिरामिड में दफनाते समय खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन और हथियार भी साथ में दफनाए जाते थे। यह सब करने के पीछे प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद दूसरी दुनिया में भी चीज़ें व्यक्ति के साथ काम आती हैं। मिस्र का खुफू पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहते हैं, दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा है। गीजा का ग्रेट पिरामिड को 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनवाया गया था। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? हाइरोग्लिफिक्स, क्यूनिफॉर्म, हाइटाइट, जैपोटेक। तो हाइरोग्लिफिक्स मिस्र का एक प्रतीक युक्त लेखन शैली है। मिस्र चित्रलिपि का इतिहास बहुत पुराना है। इसे हाइरोग्लिफ भी कहते हैं। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1999, 1989, 1982, 2000। तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। बर्लिन की दीवार पश्चिम बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसने 28 वर्षों तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिम भागों में विभाजित करके रखा। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 के बाद के सप्ताहों में इसे ध्वस्त कर दिया गया था। समझ में आ गया। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? रोट्रा-टोचिक युद्ध, फ्रेंच इंडो चाइना युद्ध, सेकेंड इंडो चाइना युद्ध, इंडो चाइना युद्ध। देखिए, इसे कहा जाता है सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड इंडो चाइना युद्ध क्यों कहा जाता है, इसके बारे में देखिए। वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का नाम है। प्रथम हिंद चीन युद्ध के बाद आरंभ हुआ यह युद्ध उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकार, यूएसए और अन्य साम्यवाद विरोधी देशों द्वारा समर्थित के बीच लड़ा गया। इसे द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहते हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान या बर्मा? तो भाई बांग्लादेश किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अलग हुई पूर्व पाकिस्तान को अब पाकिस्तान से अलग हुए पूर्वी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसी वर्ष 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। तो विकल्प सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ताजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली, खालिदा जिया।
तो 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था ताजुद्दीन अहमद। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए, ताजुद्दीन अहमद एक बांग्लादेशी राजनयिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में युद्धकालीन अंतरिम सरकार का मुक्ति युद्ध में निर्णायक नेतृत्व किया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भी यही प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 11 अप्रैल 1971 से 12 जनवरी 1972 तक था। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया था? ए. जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बी. जिया उल हक, सी. नवाज शरीफ, डी. यूसुफ रजा गिलानी। देखिए, पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी द्वितीय प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल वर्ष 1999 में तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ द्वारा सैन्य तख्तापलट द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। तो कौन थे उस समय? नवाज शरीफ। विकल्प सी इनका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए। 11वां प्रश्न है 1907 में ... को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख ट्रक ग्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। ए. ओगवेन वेंगचाइन, बी. उरियुन वेंगचुक, सी. उगेन वेंगचुक, डी. उरियुन वेंगाई चाइन। देखिए, गोंगसा ओकेन यांगच्युक को गोंगसा ओगेन वांगचुक को वर्ष 1907 में भूटान का प्रथम वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था, जिन्हें 17 दिसंबर 1907 को ताज पहना गया और राज्य के प्रमुख ट्रक ग्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया। तो हमारा विकल्प सी सही होगा, ओगेन वेंगचुक। वांगचुक भी बोल देते हैं इसे। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए ध्यान से। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में ... साल में लड़ी गई थी। 1770, 1772, 1712, 1702। महमूद होताकी, जिसे इतिहास में शाह महमूद गिलजी के नाम से भी जाना जाता है। महमूद होताकी, जिसे इतिहास में शाह महमूद गिलजी के नाम से भी जाना जाता है, मध्यकाल का अफगानिस्तान योद्धा था जिसने 1722 ईस्वी में गुलनाबाद के युद्ध में पर्शिया सेना को पराजित किया था। मीर वाइस होताकी ने होतक वंश की स्थापना 1709 में की थी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? 1722 में। विकल्प बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 13। होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? श्रीलंका, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान। तो ये विकसित हुआ था अफगानिस्तान में। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक
संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन, उत्तर कोरिया, थाईलैंड या जापान? तो ये दर्शाता है चीन की। विकल्प ए इसका सही आंसर है। देखिए, टेराकोटा आर्मी चीन के प्रथम शासक क्वीन शियांग के शासनकाल से संबंधित बृहद स्तर पर बनवाई गई मृण मूर्तियां हैं। मृण मीन्स मिट्टी की मूर्तियां हैं, जो वर्तमान में एक खुले संग्रहालय में संग्रहित चीन का पर्यटन केंद्र भी है। अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए ध्यान से। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा था? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और इटली, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस? देखिए, किसके बीच चला था ये? इंग्लैंड और फ्रांस? नहीं, क्वेश्चन क्या है? 1337 से 1453 तक 100 वर्षों तक भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा? इंग्लैंड और फ्रांस। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया? देखो, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 100 वर्षों से अधिक समय तक चला, जिसमें अंत में इंग्लैंड को फ्रांस की शक्ति को स्वीकार करने पड़ा। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली क्लास जल्दी लेकर आने वाली है, बने रहिए।